अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और एक वीक बॉन्ड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं हमारे पास मेनली तीन टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। और जो कोऑर्डिनेट है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग में ही मार लेते हैं, क्योंकि वो भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। उसके बाद चलते हैं वीक बॉन्ड की तरफ। वीक बॉन्ड में आता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्सेस का ही एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे NaCl है, तो Na क्या करेगा, Na प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। ये अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। मान लो हमारे पास दो क्लोरीन के एटम्स थे, एक क्लोरीन का एटम ये था, एक क्लोरीन का एटम ये था। ठीक है। दोनों के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक की रिक्वायरमेंट हो रहा है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो दोनों क्या करेंगे, जैसे क्लोरीन है, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके शेयर कर लेंगे और एक बॉन्ड पर बना देंगे। तो जो बॉन्ड बन गया उसकी वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया दोनों के पास, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग। तो ये हमारे पास एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो हमारे पास बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। यही अगर अनइक्वल शेयरिंग हो जाए तो हमारे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। मान लो एक बॉन्ड बना, तो बॉन्ड में मान लो किसी एक ही कंपोनेंट ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आता था, हाँ ये आ गया ना, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम थोड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे NaCl है, नमक है, सॉलिड फॉर्म में। बट जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे Cl2 हो गया, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा रहता है हमेशा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, और ऑप्शन में अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स भी हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं, तो सबसे पहले तो कोवेलेंट वालों को उठा के साइड कर दो। ठीक है, क्योंकि आयनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट वालों से ज्यादा होता है। उसके बाद अगर कोई एक से ज्यादा आयनिक है, तो उनके बीच में कंपैरिजन करो कि किसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है या फिर किसके अंदर लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा ना, स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। आगे बात समझ में। तो अगर हमसे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें आंसर हमेशा लैटिस एनर्जी के बेसिस पर देना है। ठीक है, आयनिक करेक्टर के बेसिस पर नहीं देना, क्योंकि आयनिक तो दोनों ही है ना। अगर दो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में हमें अगर कंपैरिजन करना है मेल्टिंग पॉइंट का, तो हम आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पर थोड़ी करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स तो दोनों ही है। हम उनकी लैटिस एनर्जी के बेसिस पर उनके मेल्टिंग पॉइंट का आंसर देंगे। अब एक हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, कोवेलेंट रेडियस शेयरिंग की वजह से बनता है, तो ओवरलैपिंग हो जाती है। मेटालिक जो बॉन्ड होता है वो जस्ट टच होने की वजह से बनता है, और वैन डर वाल्स फोर्स वीक बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि दो कंपाउंड्स है, उनके बीच का मेटालिक रेडियस इतना है, कुछ दे दे, और पूछ ले कि उसके बीच का वैन डर वाल्स रेडियस कितना होगा। तो जो उसकी वैल्यू होगी वैन डर वाल्स रेडियस की, वो मेटालिक रेडियस या फिर कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा ही होगी। ठीक है, और ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से देगा कि जो आंसर होगा वो हमारे गिवन डेटा से ज्यादा आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल की तरफ। तो जो ऑक्टेट रूल है वो क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो बैलेंस शेल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने ये क्लोरीन के बारे में बताया था, क्लोरीन का जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए थे उसके वैलेंस शेल में थे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेता है टू फुलफिल द ऑक्टेट रूल। ठीक है,
अब इसकी जो फेलियर्स है बहुत, सबसे पहला फेलियर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फेलियर क्यों है? क्योंकि ये क्या बनाता है, ये डुप्लेट बनाता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे H माइनस हाइड्राइड बना के, ये 1s2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से ये मैक्स टू मैक्स डुप्लेट बना सकता है, ऑक्टेट नहीं बना सकता। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका मतलब ये होगा कि वैलेंस जो शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 8 नहीं हो पाते, 8 से कम ही रह जाते हैं। जैसे BCl3 है, BBr3 है, BH3 है, BF2 है। इनके अंदर देखो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ठीक है, और हमारे पास फ्लो ये हैलाइड्स कितने, 3 है। तो ये 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए मतलब उसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, बट 8 तो नहीं हो पाया ना, इसीलिए इनको हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स को का नाम देते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। अब इस केस के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 8 से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हमारे पास PCl5 है, तो नाइट्रोजन NPASSBBI, तो नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेंगे, 5 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -3 दिखाएगा, ताकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8 हो जाए। अब N की जगह P लिख देते हैं क्योंकि सेम ग्रुप का है। 5 Cl है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 बॉन्ड बन गए। 5 बॉन्ड बन गए, इसका मतलब ये क्या होता है कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस शेल में। तो इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या फिर हाइपर वैलेंट की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। ऐसे ही SF6 है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 ही हमारे पास क्लोराइड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 बॉन्ड बन गए, क्योंकि सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 8 से ज्यादा हो गए ना, इसीलिए हम इनको हाइपर वैलेंट कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। ऐसे IF6 है। हमारी फोर्थ फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल आता है हमारा सूडो इनर्ट गैस। सूडो इनर्ट गैस क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको उड़ाई दो। जैसे हमारे पास कार्बन था, ठीक है, कार्बन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 रहती है, ताकि वो अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके। अब एक तरीका और है कि हम उसकी नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें, कि हम उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उड़ा ही दें। 4 इलेक्ट्रॉन उड़ाने की वजह से वो एक टाइप का डुप्लेट बना लेगा। ठीक है, तो अब कई केस में होता है कि गेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे बोरॉन का केस है, बोरॉन के अंदर जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -5 होनी चाहिए टू अटेन ऑक्टेट, बट इतने सारे इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो 3 जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास बचे हैं वो रिलीज कर देते हैं। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए जो रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही उड़ा डालो। ठीक है, तो जैसे जिंक कैडमियम मरकरी है, तो ये 3d10 सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2। ठीक है, तो 4s2 है ना, तो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 4 होती है, तो जो शेल नंबर है वो 4 है। अब 4s2 है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट है कितने, 2। तो इसको कायदे से तो 4b के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट कर लेने चाहिए, बट इतनी कैपेसिटी नहीं है इसके पास। तो ये क्या करता है, ये करता है जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना 4s के, वही उड़ा डालता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उड़ा डालो, तो उनको हम सूडो इनर्ट गैस बना देते हैं। आगे बात समझ में। जैसे कॉपर है, कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 रहता है, कैसे 3d10 4s1। ठीक है, तो वो उड़ा दो। ऐसे गैलियम है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होता है, क्योंकि -3 अटेन करना नहीं कर पाता, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि जो बोरोन है, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, उनसे इनको +3 स्टेट में एग्जिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का समय है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो बोरोन है वो +3 में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहता। इसीलिए हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए
इन वाले ग्रुप से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट, तो हमारा आंसर जाएगा कि B+3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने की वजह से जो हमारा Z इफेक्टिव है या फिर अट्रैक्टिव पावर है वो कम होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि Al एग्जिस्ट एज +3। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे +3 स्टेट में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि बोरॉन बोरॉन +3 में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो नहीं करता। ठीक है, एल्यूमिनियम कर सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो इस टाइप से ये सारे हैं। अब कार्बन है, कार्बन के लिए -4 होना चाहिए, नाइट्रोजन के लिए -3 होना चाहिए, बट हो सकता है वो अटेन ना कर पाए, तो हम जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वो भी डालते हैं। तो ये हमारा फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7, तो वो जो कि एक ऑड है, और जो ऑक्सीजन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो जब हम इवन और ऑड को ऐड करते हैं तो जो नेट सम आता है हमारे पास वो भी एक टाइप का ऑड ही आता है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इन सारे चारों कंपाउंड्स के अंदर हम ई ओवर ऑड और इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑड है, ऑक्सीजन इवन है। ऐसे नाइट्रोजन ऑड है और ऑक्सीजन इवन है, क्योंकि ऑक्सीजन का इवन का अगर डबल कर दोगे तो भी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इवन ही आएगा। उसके बाद क्लोरीन है जो कि एक ऑड है, ठीक है, और ये इवन है, फिर ये ऑड है, फिर इवन है। ठीक है, इवन का कितने मल्टीपल कर दो नेट रिजल्ट तो इवन के लिए इवन ही आएगा। फिर आता है हमारा इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन हमारे पास ऑड था, बट जैसे उसको डबल किया तो हमारे पास जो डबल आ जाएगा वो इवन आ जाएगा, और इवन से इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो सिंपल है बड़ा, PH3 देखो, PH3 में क्या होता है, फॉस्फोरस है, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, एक हमारे पास लोन पेयर बच गया। तो जो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब है कि उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए लोन पेयर के, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। फिर आता है हमारे पास इथेन। इथेन कैसे होता है, C ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है हर तरफ से, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही सिलिकॉन के केस के लिए हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास B2H6 या फिर डाइबोरेन। डाइबोरेन का केस कुछ ऐसा होता है, ये BH3 होता है, इसको हम डाइमराइज कर देते हैं। ठीक है, इसको जब डाइमराइज करते हैं तो हमारे पास डाइमर बन जाता है। तो जो हम P ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं तो हमारा B2H6 जो है या फिर डाइबोरेन है, ये एक टाइप का हमारे पास लुईस एसिड होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। वैसे हमने क्यों बोला, देखो ये हमारे पास एक BH3 था, ऐसे हमारे पास दूसरा BH3 था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो बोरॉन है वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, मैक्स टू मैक्स वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसा बन जाएगा और एक बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। तो हमारा जो बोरॉन है वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना पाएगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में P ब्लॉक में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक बॉन्ड इसका यहाँ पर है, एक बॉन्ड इसका यहाँ पर है, एक बॉन्ड इसका यहाँ पर है। ठीक है, तो जो ये 2 बॉन्ड है इसके, ये वाले 2 बॉन्ड तो बोरॉन के पास ही रहेंगे, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स्ड है। बट ये वाले जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
ये इस वाले बॉन्ड को भी बनाएंगे और इस वाले बॉन्ड को भी बनाएंगे। ऐसे ही इस वाले कंपाउंड के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पास रहेंगे, बट यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वाले बॉन्ड को भी बनाएंगे, इस वाले बॉन्ड को भी बनाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जो कि बनाना बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो ये रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए B2H6 acts as a Lewis acid despite of the fact that it forms a dimer। तो ये हमारा आंसर B2H6 चला जाएगा। वैसे इस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। लुईस बेस वो टाइप, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड्स होते हैं जो जिनके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं है तो वो एक टाइप से इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होने चाहिए। जैसे CH4 है, CH4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। जो BF3 है, BF3 हमारा लुईस एसिड है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट जो हमारा PF3 है, ठीक है, इंडिविजुअली स्ट्रक्चर बना के देखना सबकी। PF3 में क्या होता है, P के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना लिया और एक इसके पास लोन पेयर है। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही, साथ ही इसके पास लोन पेयर भी है। ऑक्टेट तो इन दोनों का भी कंप्लीट था, बट इन दोनों के पास लोन पेयर नहीं था, तो इसीलिए हमारा ये चला जाएगा आंसर। क्योंकि देखो 3 हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं, इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो ये तो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है उनमें से किसके पास लोन पेयर है, इसके पास है, तो ये हमारा लुईस बेस की तरह एक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो देखो जो AlF3 है, AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है। जो हमारा ACl3 है, AlCl3 हमारा डाइमर बना देता है, डाइमर बना के एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 की फॉर्म में। ठीक है, डाइमर बनाने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बट जो AlF3 है ये डाइमर नहीं बनाता, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमारा जो AlF3 है ये Al+3 और 3F- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपना जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर पा रहा है। जो ये नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता था वो कर लिया इसने। ठीक है, तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो ये पूछ रहा है हाइपोवैलेंट कौन सा है। जो हमारा BCl3 है, BCl3 हमारा हाइपोवैलेंट है क्योंकि ये BF3 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक टाइप से। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के पास, उसके पास 3 क्लोरीन आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जो AlF3 है वो आयनिक बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और जो AlCl3 है वो डाइमर बनाकर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AlCl3 है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है और AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है। बाकी सब ऑप्शंस को वैसे देख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास ICl2 है, ICl2 माइनस है, तो जो I है, I के पास बाहर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब चार्ज है माइनस, तो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दो। ठीक है, तो 2 तो Cl आ गए, उसके बाद 1 2 3 उसके पास लोन पेयर रह गए। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे उसने 2 बॉन्ड बना लिया Cl के साथ, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और साथ में 3 लोन पेयर है, तो इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये तो हाइपर वैलेंट हो गया। ऐसे हमारे पास ICl2 प्लस है, ICl2 प्लस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, प्लस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, फिर 2 Cl ने बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर रह गए, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ICl2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज होगी। तुम्हारा आंसर इसमें BCl3 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन, सॉरी व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर। हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, इस क्वेश्चन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस के अंदर हमें सल्फर की वैलेंसी पूछ रखी है, बट ये नहीं दे रखा कि वो किस टाइप का कंपाउंड बना रहा है। अब सल्फर हमारा SO2 भी बना सकता है, सल्फर हमारा SF6 भी बना सकता है। इसके अंदर सल्फर की वैलेंसी 4 है, वैलेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवैलेंसी एक टाइप से।
और इसके अंदर जो कोवैलेंसी या फिर वैलेंसी है वो 6 है। तो जब तक हमारे पास कंपाउंड नहीं आ जाएगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। अब मान लो हमसे SO4 के बारे में पूछ ले, SO2 के बारे में पूछ लेता, तो SO2 में जो वैलेंसी है उसकी वो 4 है, और जो SF6 है, SF6 में उसकी वैलेंसी 6 है। आगे बात समझ लो। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर इन F2। अब F2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है वो, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि F2 मॉलिक्यूल में एक F एटम के ऊपर बताओ। तो हम पूरा मॉलिक्यूल बना डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसने एक तो बॉन्ड बना लिया और उसके पास 3 लोन पेयर रह गए, ऐसे इस वाले सल्फर के लिए। तो टोटल मॉलिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर है वो टोटल हमारे पास 6 आ गए, ठीक है। हो सकता है वो सिर्फ एक एटम के लिए पूछ लें कि फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन अ सिंगल एटम ऑफ F2 मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हमारा आंसर 3 चला जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम इन H2O3-2। तो जो H2O3 है इसको हम H2SO3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सल्फर था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 हाइड्रोजन है तो हमारे पास 2 OH की फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, 2 हाइड्रोजन यहां से लिए, 2 ऑक्सीजन यहां से लिए, तो हमारे पास 2 OH आ गए। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन बचा, एक सल्फर बचा। तो एक तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा ये। तो इस तरह से इसकी वजह से सेटिस्फाई होगी। बट अब देखो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में आएगा सल्फर एक ये ना, एक OH था, दूसरा OH था, एक डबल बॉन्ड O था, एक डबल बॉन्ड H था, ठीक है। अब इसके टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। बट ये 6 बॉन्ड बनाने से नहीं बनाता, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता सल्फर के साथ, ठीक है। तो ये जो पूरा लोन पेयर है ना, ये पूरा लोन पेयर इसको दे देता है। आगे बात समझ में। ये चीज हम तब पढ़ेंगे जब हम एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस के टॉपिक में हम देखते हैं कि जो थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं, बट कोशिश करते हैं कि वो लीस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू अ गैस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि जो प्योर इथेनॉल है, जो प्योर इथेनॉल है, मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। प्योर इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, बट जैसे ही हम इथेनॉल को एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसॉल्व हो जाती है। आई बात समझ में, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम होगी, तो ये पॉजिटिव टाइप का डेविएशन देने लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन एडिंग एसीटोन इट्स मॉलिक्यूल get in between the host molecules of ethanol and break some of the hydrogen bond between them. Due to weakening of interactions, the solution shows positive deviation from route slope. तो इस जो हमारे पास पैराग्राफ दे रखा है सॉल्यूशन चैप्टर का, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अंदर चला जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर चला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं ताकि थोड़ी जगह खाली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा, सबसे पहला एलिमेंट देखते हैं NH2-। तो जो N है उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए और 2 लोन पेयर बना लिए। तो वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए या फिर बॉन्ड पेयर होने चाहिए, और 1 लोन पेयर होना चाहिए या फिर पाई बॉन्ड होना चाहिए। 1 लोन पेयर
पाई बॉन्ड नहीं, लोन पेयर। तो ये तो आंसर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा PCl3। PCl3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 Cl हो गए, एक लोन पेयर आ गया। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और आगे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। H2O दे रखा है। H2O का हमको स्ट्रक्चर पता ही है कैसा होता है, बट फिर भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, 2 हमारे पास लोन पेयर रह गए। तो इसमें 2 लोन पेयर है और 2 ही सिंगल बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BF3। BF3 के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड आंसर है इसका PCl3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड इनमें से किसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा NO2। तो जो नाइट्रोजन है उसमें देखो 1 2 3 4 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो ये पाई बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो एक तो सिग्मा हो गया और दूसरा हमारा पाई हो गया, तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है CO2। CO2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर, तो इसके अंदर भी पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है। थर्ड है हमारा H2O। H2O में क्या है, 2 तो सिंगल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर लोन पेयर देखने को मिलता है। तो यही हमारा आंसर चला जाएगा, सिंपल सा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, SO2। SO2 के अंदर क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 2 तो डबल बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर हो गया। तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। डबल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा है, एक हमारे पास पाई है, इसमें भी पाई है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमारा वाटर के अंदर नहीं होगा, तो हमारा वाटर आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो जो बॉन्ड एनर्जी है मैं पहले भी बता चुका हूं, जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, और जो हमारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो अंडरस्टूड है कि जो आयनिक होगा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी कोवैलेंट से। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। आगे बात समझिए। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखो, ICl है और I2 है, तो इसके अंदर और ये दे रखा है, तो ये जो आंसर है ये गलत है, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए वो ICl3 में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ICl के अंदर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि जब भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना होता है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज के अंदर। ठीक है, ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि इनके बीच का आयनिक जो डिफरेंस है, सॉरी EN का डिफरेंस है, आयनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स में 0 होता है। ऑल्दो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल है, बट इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एज कंपेयर टू I2, तो इसीलिए आयनिक हो गया, और आयनिक के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा BF और FF, और ये इस तरह से दे रखा है, ये भी गलत है। ये हमारा आयनिक हो गया, ये हमारा कोवेलेंट हो गया। सेकंड है हमारा BF और II, ये भी गलत दे रखा है, ये भी कोवेलेंट हो गया, ये आयनिक हो गया। अगला है हमारा FF और Cl। तो इस केस के अंदर हमारे दोनों ही कोवेलेंट है, और जो ये ऑर्डर है ये हमको रटा हुआ है। ठीक है, जो देखो हमारा जो EN का ऑर्डर है, नेगेटिविटी का ऑर्डर होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, तो उसमें फ्लोरीन आगे आ जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, फ्लोरीन है फिर क्लोरीन है,
यहाँ पर क्लोरीन आगे आ जाएगा, फ्लोरीन थोड़ा पीछे चला जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। उसके बाद आता है हमारा बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके अंदर फ्लोरीन एक और स्टेप पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, ये टाइप का ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है बॉन्ड एनर्जी के लिए, क्योंकि Cl2 का ज्यादा रहता है फ्लोरीन की कंपैरिजन में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मोर देन वन लोन पेयर। तो एक से ज्यादा लोन पेयर किसके अंदर है वो हम देख लेते हैं। SO2 के अंदर देखो, SO2 है 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर, तो इसके अंदर 1 लोन पेयर है। सेकेंड है हमारा XeF2। Xe एक हमारी नोबल गैस है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 रहेंगे। 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना देंगे, हमारे पास बचे 3 लोन पेयर। तो यही हमारा आंसर चला जाएगा, क्योंकि पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मोर देन वन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। यही आंसर चला है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मिनिमम लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन। तो हमें देखना है लोन पेयर सबसे कम किसके अंदर है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा XeO3, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए, 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 1 लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XeF4, तो 4 तो सिंगल बॉन्ड बना दिए, 2 लोन पेयर हो गए। अगला है हमारा ClF3। ClF3 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 उसने लोन सिंगल बॉन्ड बना दिया, 2 लोन पेयर रह गए। अगला ऑप्शन है HOCl। HOCl में देखो तो सेंट्रल एटम है वो Cl है, उसके अराउंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 OH जुड़ गया और 3 लोन पेयर बच गए। फिर पूछ रहे हैं मिनिमम लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम विल बी प्रेजेंट इन। तो मिनिमम लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे फर्स्ट ऑप्शन में XeO3, और मैक्सिमम प्रेजेंट होंगे HOCl के अंदर। अगर किसी को ये HOCl का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, तो P ब्लॉक के अंदर जो हमारे क्लोरीन के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उसके सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रखे हैं, वो जाके देख लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इन SO2 ऑन S एंड ऑक्सीजन R। तो जो SO2 का स्ट्रक्चर है, SO2 का पहले स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 4 5 6, तो दो डबल बॉन्ड होंगे, 1 लोन पेयर रहेगा। तो ये था सल्फर, सल्फर के ऊपर 1 लोन पेयर है, 1 डबल बॉन्ड ये रहा, 1 डबल बॉन्ड ये रहा। अब जो ये ऑक्सीजन बाइंड हुए हैं इनके ऊपर भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके ऊपर बचेंगे कितने, 4 बचेंगे, क्योंकि इसके बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए। ठीक है, तो सल्फर के ऊपर 1 लोन पेयर आ गया। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अराउंड कितने लोन पेयर रह गए, 1 2 3 4। तुम्हारा ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर इन SO2 ऑन S एंड OR। तो सल्फर के अंदर तो 1 लोन पेयर आया, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे 4 लोन पेयर आ रखे हैं। तो इसका मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं क्या दे रखा है। इसका आंसर दे रखा है 4 मतलब 1 और 5। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन SO2 ऑन S एंड OR। तो ऐसे ही होगा, और कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि SO2 के अंदर हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दें तो 1 लोन पेयर इसका बचा रह जाए। ठीक है, इस तरह से हो सकता है, और वो ऐसे ही होगा शायद, इसीलिए 5 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हुआ है, तो इसका आंसर 1 और 5 चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ClF3 का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ClF3 के स्ट्रक्चर में द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इज।
तो क्लोरीन के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 7 होते हैं, 3 हमारे पास बॉन्ड बन गए, 2 लोन पेयर बच गए, तो आंसर क्या चला जाएगा? 2, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।